प्रॉब्लम जो रहती है हमारे स्टूडेंट्स को, जिसके लिए हम ये एनालिसिस लेके आए हैं, वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट एमएससी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स अप्लाई किए हैं एग्जामिनर्स के लिए, क्या एग्जामिनर अपनी मर्जी से किसी भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन सेट कर सकता है? कैसे आप डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हुए भी टीजीटी साइंस के लिए अपने सब्जेक्ट्स को आसानी से कवर कर सकते हैं? क्या सभी सब्जेक्ट इक्वल पोर्शन को कवर करते हैं? तो ऐसा नहीं है। गया है यहां पर ये गैप बढ़कर 7 क्वेश्चंस के अराउंड चला जाता है, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये चीज गवर्नमेंट को भी पता लगी, एग्जामिनर्स को भी पता लगी। यहां पर श्योरिटी है, आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस नहीं करना है, उन क्वेश्चन से नहीं डरना है जिसकी वजह से आप इस एग्जामिनेशन से भाग रहे हैं। आपको फोकस करना है इस ट्रेंड के ऊपर। ये एग्जामिनेशन जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, जहां आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आपको 90 क्वेश्चंस स्कोर करने हैं, क्या वहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठना आसान रहेगा कि आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ के भी खुद का ही नुकसान कर रहे हैं? अमाइनो एसिड्स, आप विटामिन पढ़ते हैं, आप मिनरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन आज तक क्वेश्चन नहीं आया विटामिन और मिनरल्स पे। खत्म ये टॉपिक। ये 6 बातें अगर आपको पता है। मैंने आपको वो चीज बता दी है जो शायद एक टीचर ना बताना चाह रहा हो, क्योंकि उसका कंटेंट खत्म हो जाएगा। वो बेचेगा क्या यूट्यूब पर या ऑफलाइन क्लास में? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन, दैट इज पढ़ाकू बच्चा। आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ एचटेट एग्जामिनेशन, दैट इज टीजीटी साइंस। जैसा कि आपको पता ही है, हरियाणा गवर्नमेंट 1 से 3 दिसंबर के बीच में इस बार एचटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली है, और इसी सीरीज में टीजीटी साइंस के लिए भी बहुत सारी पोस्ट आने के चांसेस हैं। तो अगर आप टीजीटी साइंस एचटेट लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है कि आप अगले 25 से 30 दिन में मेहनत करिए और एचटेट क्वालिफाई करिए। जैसा कि आपको पता है, टीजीटी साइंस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 नवंबर है, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें टीजीटी साइंस में प्रॉब्लम जो रहती है हमारे स्टूडेंट्स को, जिसके लिए हम ये एनालिसिस लेके आए हैं, वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट एमएससी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर आप एमएससी फिजिक्स हैं तो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी डिफिकल्ट लगता है। अगर आप एमएससी बायो बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो भी सिमिलर प्रॉब्लम आप बाकी सब्जेक्ट्स में फेस करते हैं। इसीलिए हमारी एनालिसिस रिपोर्ट ये बताती है कि आप कैसे इस चीज को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आसान प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस किसी भी एग्जामिनेशन में जो रहता है वो ये रहता है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस पोर्शन को सबसे ज्यादा कवर किया जा रहा है और उन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या है। क्या गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स अप्लाई किए हैं एग्जामिनर्स के लिए? क्या एग्जामिनर अपनी मर्जी से किसी भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन सेट कर सकता है? इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कैसे टीजीटी साइंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हां, मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर ऑप्शंस आता है, खासकर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के पास अगर ऑप्शन आता है, तो वो टीजीटी साइंस की बजाय टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करना आसान समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक बेसिक सा डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि टीजीटी साइंस कितनी आसानी से आपको जॉब प्रोवाइड करवा सकता है। फिलहाल कुछ ही समय पहले हरियाणा में टीजीटी की वैकेंसीज जो कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, दीज आर इन प्रोग्रेस बेसिकली। अगर मैं आपको एक डाटा दूं तो टीजीटी साइंस की लगभग 1200-1400 पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट थे वो 6000 कैंडिडेट थे। वहीं मेवात जोन के अंदर 63 और 93 पोस्ट, तो 93 पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले लगभग 11,500 कैंडिडेट हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि टीजीटी साइंस में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट होने की वजह से वो अपने ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते रहते हैं। बायो वाला ये ही नहीं सोचता है कि उसे फिजिक्स कैसे क्वालिफाई करनी है, वो सिर्फ ये सोचता रहता है कि मैं कैसे केमिस्ट्री कवर कर लूं या बायो कवर कर लूं या हिंदी इंग्लिश कवर कर लूं। बट बाकी सब्जेक्ट्स तो हर कोई कवर कर रहा है। आपको जब तक अपना सब्जेक्ट हैंडी नहीं होगा तब तक आप एचटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज की एनालिसिस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट आप साथ की साथ लेते रहिएगा ताकि आपको ये एनालिसिस रिपोर्ट अच्छे से काम आ सके। दूसरी चीज जो आप यहां पर कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल मेल padhakubachcha@gmail.com पर, जिससे कि हम आपके साथ ये एनालिसिस रिपोर्ट
डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में भी शेयर कर देंगे, जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस, कैसे आप डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हुए भी टीजीटी साइंस के लिए अपने सब्जेक्ट्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली। चलिए आज के एनालिसिस रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस जो टीजीटी साइंस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आने वाले हैं, उनमें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पोर्शन कवर करता है। क्या सभी सब्जेक्ट इक्वल पोर्शन को कवर करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ओवर द ईयर से ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 के सेशन की। अगर हम यहां पर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 2018 में बायोलॉजी के 19 क्वेश्चंस थे, फिजिक्स स्पेसिफिक भी 19 क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री स्पेसिफिक भी 20 क्वेश्चंस यहां पर थे। 2 क्वेश्चन जो हमारे रहे वो जर्नल साइंस के रहे। मींस ये 6 to 8th क्लास के एक तरीके से साइंस के आप टॉपिक्स कह सकते हैं, जो कोई भी आम इंसान आसानी से सॉल्व कर सकता है। मतलब वो कंपटीशन घटाने या बढ़ाने वाले क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है। दूसरा, हमारे पास पोर्शन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी पोर्शंस इक्वल कवरेज यहां पर दे रहे हैं। लेकिन 2020 में जो हमारा पास एचटेट एग्जामिनेशन हुआ, वहां पर बायोलॉजी में 18, फिजिक्स में 16 और केमिस्ट्री में 22 क्वेश्चंस हुए। अब देखने में ये लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है, लेकिन मान के चलिए कि अगर आप एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट हैं और आपका कॉम्पिटिटर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट है, देन यू हैव अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस। मींस आपने 6 क्वेश्चंस में उसको सरपास कर लिया है, अगर क्वेश्चंस का लेवल हाई रहता जा रहा है तो। सिमिलरली अगर हम बात करें 21 और 22 एग्जामिनेशंस की, बायोलॉजी अपना पोर्शन फिर भी ऑक्यूपाई किए हुए है, फिजिक्स के क्वेश्चंस कम है और केमिस्ट्री का पोर्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता गया है। यहां पर ये गैप बढ़कर 7 क्वेश्चंस के अराउंड चला जाता है। बायोलॉजी से भी अगर हम कंपेयर करें तो ये 7 क्वेश्चंस का गैप हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन जनरेट होता है एग्जामिनर की कैपेबिलिटीज पे, और एग्जामिनर सेटर्स की जो मोटिवेशन है उसके ऊपर भी एक यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है। स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अराइज भी किए हैं कि क्यों केमिस्ट्री को ही इतना ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। क्या इससे केमिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं होगा? क्या बाकी स्टूडेंट्स इससे लैग नहीं करेंगे जो बायोलॉजी या फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं? बट प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि एग्जामिनेशन जब सेट किया जाता है तो एग्जामिनेशन सेट करने वाले लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। यहां पर किसी भी सब्जेक्ट को बेनिफिशियल नहीं रखा जाता। ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी हमारी अगली एनालिसिस रिपोर्ट में, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि हाँ, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर द ईयर बढ़ रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चंस अभी भी केमिस्ट्री के लिए ज्यादा रहने वाले हैं। लेकिन अगली एनालिसिस रिपोर्ट पे अगर हम चलें, ओके, अब हम बात करते हैं हमारे लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस के। मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें 2018 और 2020 एग्जामिनेशन की, तो बायोलॉजी में आउट ऑफ 19 क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम 11th-12th क्लासेस। In the same way, in 2018, 22 questions were there for chemistry, and out of 22 questions, 15 questions were asked from 11th-12th class syllabus. They cover merely 9th-10th class syllabus based examination. सेम चीज हुई हमारे पास 2020 में, जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैच कर रहे थे वो 11th-12th के सिलेबस से बहुत ज्यादा मैच कर रहे थे। इस साल आप समझ सकते हैं कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएजेंट्स ऑफ केमिस्ट्री भी क्वेश्चंस में पूछे गए। हाई लेवल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बायोलॉजी से पूछी गई। तो ऐसे क्वेश्चंस शायद बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कवर करना बहुत ही मुश्किल था, और इसीलिए 2018 और 20 का जो एचटेट एग्जामिनेशन हुआ लेवल 2 का, वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। और यही वजह है कि इसका जो सक्सेस रेटो है वो अराउंड 2% था, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये चीज गवर्नमेंट को भी पता लगी, एग्जामिनर्स को भी पता लगी, उन्हें पता लग गया था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, स्टूडेंट्स कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट मास्टर लेवल के बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं और 2 साल मास्टर्स के दौरान वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस कर पाए हैं, दूसरे सब्जेक्ट को हाई लेवल से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए 21 और 22 में
अब देखिए, आउट ऑफ 22 क्वेश्चन ओनली 13 क्वेश्चन वर फ्रॉम 11th-12th सिलेबस एंड आउट ऑफ 19 क्वेश्चन ओनली 7 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम 11th-12th सिलेबस। इन 21 एंड 22 केमिस्ट्री में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई और 21 में से 18 क्वेश्चन 9th-10th और 24 में से 18 क्वेश्चन 9th-10th के सिलेबस से पूछे गए। और जो क्वेश्चंस आपके 11th-12th के सिलेबस में से पूछे भी गए वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सॉल्व कर पाना मुश्किल हो। तो फिलहाल हमारे पास यहां से दो चीजें एनालाइज होके आती हैं। पहला, ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बढ़े हैं, बायोलॉजी ऑलमोस्ट स्टेडी रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स के कम होते गए हैं या कहीं ना कहीं पोर्शन रिड्यूस ही हुआ है। लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, जो सिलेबस का कंपैरिजन हम करते हैं, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो वो हाई लेवल से मीडियम, मॉडरेट और यू कैन से लो लेवल की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है। अब इसका क्या फायदा हुआ? क्या इससे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आसान कर दिए गए। तो केमिस्ट्री जहां फायदा उठा रहा था वहां तो फायदा उठा नहीं पा रहे हैं केमिस्ट्री स्टूडेंट, तो क्या उन्हें नुकसान हुआ? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस केमिस्ट्री से थे तो क्वेश्चंस का लेवल इजी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का जो लॉस प्रॉफिट था वो दोनों ही यहां पर बैलेंस हो जाते हैं। बायोलॉजी का जो सिलेबस रहा वो भी इजी टू मीडियम की तरफ, मॉडरेट इजी टू मीडियम की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। तो हमारे दो एनालिसिस रिपोर्ट जिसमें हमने ये देखा कि कौन से क्वेश्चंस या कौन से पार्ट साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस का लेवल ओवर द ईयर कैसे चेंज हुआ है। ये चीज हम कर क्यों रहे हैं? ये चीज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन्हें देख के आपको लगेगा कि ये तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ये फिजिक्स का पोर्शन आप कवर नहीं कर पाएंगे या ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन तो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टीजीटी साइंस की बजाय मैं टीजीटी मैथ्स देने जाता हूं या टीजीटी साइंस में मेन सब्जेक्ट को छोड़ के मैं बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करता हूं। लेकिन वहां पर आप श्योरिटी कभी भी नहीं दे सकते कि हिंदी इंग्लिश में क्या आएगा। यहां पर श्योरिटी है, आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस नहीं करना है, उन क्वेश्चन से नहीं डरना है जिसकी वजह से आप इस एग्जामिनेशन से भाग रहे हैं। आपको फोकस करना है इस ट्रेंड के ऊपर। ये 100% वेरीफाइड ट्रेंड है। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने इसके बेस पर क्वालिफाई किया है। मैं आपकी बात करवा सकता हूं, हम उनसे मीटिंग भी करेंगे, लेकिन वो चीजें हमारे फर्दर सेशंस में होंगी। अगर हम बात करें हमारे नए सेशन की, नए सेशन मींस अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट एनालिसिस की, फिजिक्स का एनालिटिक रिपोर्ट हमारी क्या रही है इस दौरान, तो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स के कम रहे हैं, ये आपको पता है, लेकिन फिजिक्स का लेवल आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का लेवल डिफिकल्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि फिजिक्स इस लेवल की आई है कि वो सॉल्व करने लायक ना हो। कहां से क्वेश्चन आए हैं मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट कहां से आ रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्टली और बायो के क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। लेकिन ओवर द ईयर अगर आप देखेंगे तो पोर्शन में हमारे पास चेंजेज हुए हैं। हमने अपना लेवल जो है वो चेंज किया है, डेफिनेटली एग्जामिनेशन ने अपना लेवल चेंज किया है, लेकिन ये लेवल इतना भी चेंज नहीं हो पाया है। देखिए 2019 में जहां सिर्फ 3 क्वेश्चन 9th-10th से थे, वहीं पर 22 में आउट ऑफ 19 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बेसिकली 9th-10th के सिलेबस से बिलोंग करते थे। These 7 questions were not for difficult level, these were of moderate level, whereas these 16 and 14 question were completely based on high level physics of 11th and 12th class, जिसे सॉल्व कर पाना शायद ही बायो स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा या केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए भी डिफिकल्ट रहा होगा। केमिस्ट्री के लिए थोड़ा बेनिफिशियल इसलिए भी रह जाता है क्योंकि केमिस्ट्री मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के सिलेबस में इंक्लूड होता है। बायो और फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने जो आपको बताया है कि टीजीटी एचटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जॉब मिलना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट एक पोस्ट के ऊपर सिर्फ 2 स्टूडेंट का ही कंपटीशन है। जो कि पिछले हमारा जो अभी वैकेंसीज आई थी मैं उसका डाटा आपको बता रहा हूं, जबकि मैथ की मैंने आपको बताया ही है कि 93 पोस्ट के लिए 11,000 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे थे। तो आप मान के चलिए कि ऑलरेडी हरियाणा में 11,000 प्लस कैंडिडेट्स तो टीजीटी एचटेट क्वालिफाइड हैं,
वहीं साइंस के लिए सिर्फ 6000 और अप्रोक्सीमेटली 700 यू कैन से 6700 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाइड है, और मैक्सिमम यही स्टूडेंट बार बार रिपीट करते हैं बिकॉज दे नो दिस स्ट्रेटजी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो पेपर देख के ही भाग जाते हैं, और जो क्वालिफाई कर रहे हैं उन्होंने मैक्सिमम ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, उन्होंने हार्ड वर्क नहीं। टीजीटी साइंस का एचटेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा रहता है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन कितना रहता है? ऑलमोस्ट 80% के अराउंड, 78 हो सकता है, 84 भी जा सकता है। तो ये एक रेंज है जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन फिजिक्स में रहता है। तो क्या इस हिसाब से टाइम को मैनेज कर पाना एग्जाम में आसान रहेगा? एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, जहां आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आपको 90 क्वेश्चंस स्कोर करने हैं, क्या वहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठना आसान रहेगा? क्या ये फिर से एक एग्जामिनेशन का लूप होल नहीं बन गया है? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये लूप होल कैसे कवर होता है ताकि आपके माइंड से ये एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए कि सिलेबस डिफिकल्ट है या टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ऐसा नहीं है। ओवर द ईयर सिलेबस चेंज हो चुका है, इस साल का सिलेबस ऑलरेडी पब्लिश भी हो चुका है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो हम ट्रेंड का एनालिसिस कर रहे हैं ये 100% सक्सेसफुल होगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में, जिसके लिए आप वीडियो से जुड़े हुए हैं कि अगर आप डिफरेंट बैकग्राउंड के भी हैं या आप अपने सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के भी हैं, तो क्या आपने एनालिसिस किया है कि क्वेश्चंस आ कहां से रहे? अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं और आप केमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़े जा रहे हैं, सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं और आप फिजिक्स पूरा हाई लेवल के फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं, स्टिल यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर बायोलॉजी में आप थ्योरेटिकल डिफरेंट बुक से उठा के पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो भी टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि कंटेंट आ कहां से रहा है, क्वेश्चन कहां से पुट किए जा रहे हैं। जब तक आपको यह बात क्लियर नहीं होगी, तब तक एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को समझना और उसके एम्बिग्यूटी लेवल को दूर कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं और कहां से फिर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जहां हम बात कर रहे हैं हमारे एनालिसिस ऑफ कंटेंट के बारे में। इसके बारे में मैं फिर से आपको कह रहा हूं, चाहे तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल मेल है padhakubachcha@gmail.com। आप हमें एक मेल कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कंप्लीट कंटेंट का जो एनालिसिस है वो भी शेयर कर देंगे। अब हम बात करते हैं हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमें कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए ये एनालिसिस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन कहां से डिफिकल्ट आ रहा है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहा है। एनालिसिस ये करना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी मेजर सब्जेक्ट हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ के भी खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस तो आने वाले हैं नहीं, और जो 24 क्वेश्चंस आएंगे वो सारे बहुत ही हाई लेवल के भी नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ना है, ना कि अपनी एनर्जी को बेकार में वेस्ट करना है। तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग बात करते हैं कंटेंट के बारे में। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास जनरली एक ऐसी चीज आती है जिसमें बहुत सारी डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं जिनको शायद रटना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल क्वेश्चंस काफी आसान रहे हैं और ठीक ठाक रहे हैं। कभी कभी ड्रामा किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, वो डराने के लिए, और बायो वाले बच्चे को, केमिस्ट्री वाले बच्चे को, फिजिक्स वाले बच्चे को सेफ भी फील कराता है। एक या दो क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है जो बाकियों के लिए ड्रामा और खुद के सब्जेक्ट के लिए सेफ्टी महसूस कराता है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। 11th और 9th दोनों क्लासेस में ये एक चैप्टर इंक्लूड है। यहां पर जो आपको बात करनी है, बेसिकली हमने एनिमल्स को 5 किंगडम्स में बांटा हुआ है, लेकिन आप 5 किंगडम्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, बहुत ही वास्ट सिलेबस हो जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस करना है वो करना है वर्टिब्रेट्स के बारे में। हम वर्टिब्रेट हैं,
आप ये मान के चलिए, जिनके अंदर एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। थोड़ा सा जो अलग तरीके की टर्म्स रहती हैं वो रहती हैं मोनेरा और मोलस्का पे। कभी कभी नोटोकॉर्ड पे भी क्वेश्चन आया है, काफी डिटेल ड्रामा क्वेश्चन में था, लेकिन ये वही बात है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है ये दिखाने के लिए कि बायो स्टूडेंट्स यस यू आर सेफ हियर इन द एग्जामिनेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स पूछा गया है, बट ये सारे क्वेश्चंस आए हैं 2018-20 एग्जामिनेशंस में, जहां पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि एचटेट और हरियाणा बोर्ड कितना क्रिटिसाइज हुआ था और सक्सेस रेट क्या रही थी इन एग्जामिनेशंस की, आप सबको पता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स सर्वाइव कैसे करते हैं इस एनवायरनमेंट में। हम तो सर्वाइव करते हैं, हम गर्मी सर्दी में अपने लिए मैनेजेबल चीजें रखते हैं, लेकिन प्लांट्स इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, इस चीज पर हमेशा क्वेश्चन रहा है। अकेला जीरोफिटिक कंडीशंस में सर्वाइवल पर 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप एरियल, एक्वेटिक, आइस लाइक कोई प्लांट ऐसा है जो कॉन्स्टेंटली आइस जोन में रह रहा है, तो आपने देखा होगा उनके पत्ते बहुत पतले होते हैं, लकड़ी बहुत मजबूत होती है। तो इस तरीके की जो एडेप्टेशंस हैं, यहां से एक क्वेश्चन रहने के चांस बहुत ही ज्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि आप गूगल पर जाइए और लिखिए एडेप्टेशंस इन प्लांट्स for their survival and you shall find out you can say blog or something normal adaptation processes, जिससे आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बहुत डिटेल में आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज आप 8th-7th क्लास की बायोलॉजी में भी आपको मिल जाती है। सेल डिवीजन एंड सेल क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, बायोलॉजी की बेसिक फाउंडेशन माना जाता है ये चैप्टर, इसीलिए यहां से हर बार 2 क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में रहे ही हैं। अगर डिवीजन की बात करें तो माइटोसिस तो थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, खासकर माइटोसिस की फेजेज भी आपको पढ़नी पड़ेंगी कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में, एनाफेज में क्या हो रहा है, डीएनए कब सेपरेट होगा और क्रोमोसोम्स कब सेपरेट होंगे, न्यूक्लियस डिवीजन जब होगा तो उससे क्या बोलते हैं। इस तरीके की टेक्सोनॉमिकल टर्म्स और बायोलॉजिकल टर्म्स जो हैं वो पूछी जाती रही हैं। मियोसिस आप सिर्फ बेसिक आइडिया रखिए, आप एक बात ये याद जरूर रखिएगा मियोसिस के बारे में कि मियोसिस रिप्रोडक्शन के टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिससे कि न्यू प्रोजेनी यानी कि नई जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। सेल के बारे में ही जो दूसरे क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं स्पेसिफिक सेल्स के बारे में, लाइक हार्ट सेल्स को क्या बोलते हैं, बोन मैरो सेल्स को क्या बोलते हैं, HCl कौन सी सेल से रिलीज होता है, इंसुलिन कहां से रिलीज होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट हो सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन का। इसके अलावा अगर सेल पे आप थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, जहां आप चाहते हैं कि आप बाकी स्टूडेंट्स को बीट कर दें, इन बीइंग अ फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टूडेंट यू शुड बी कैपेबल टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी ऑफ डिफिकल्ट लेवल, देन यू हैव टू स्टडी फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये मॉडल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये मॉडल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मॉडल आपको बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन पढ़ना है, कहां से प्रोटीन आ रहा है, कहां जा रहा है, नहीं, आपको सिंपली इस मॉडल के बेसिक थीम के बारे में पढ़ना है कि आपको बता क्या रहा है, कि कैसे आपकी सेल ऑर्गेनाइज्ड है सिस्टम के अंदर। सिर्फ इस चीज पे फोकस, मैं फिर से कह रहा हूं, बिना प्लान के बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई आपकी एनर्जी और टाइम दोनों को वेस्ट करेगी, आपके अंदर डर क्रिएट करेगी। इसीलिए प्लान के साथ सिस्टमैटिक वे से जितना बताया जा रहा है उस पर फोकस करके जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है बेसिक सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन सेल के अंदर कौन करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, रिपेयरिंग कौन करता है, गोल्गी बॉडीज वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लेकिन कौन सा, स्मूथ या रफ करता है या स्मूथ करता है, इन चीजों के बारे में आपको फोकस करना है। ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, और ये सारी की सारी बातें आपकी 8th, 7th और 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर हैं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि डिफिकल्ट है, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आने वाला है। अच्छा, जो कंपैरिजन क्वेश्चन रहता है, सेल का एक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन क्वेश्चन, क्योंकि सेल अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे हम यूकैरियोटिक हैं, वायरस बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, एनिमल सेल अलग होती है, प्लांट सेल अलग होती है, तो इनके क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट रहते हैं, लेंथी क्वेश्चन रहते हैं। पहली बात, यहां पर लेंथी स्टेटमेंट हो जाती है टाइम कंज्यूमिंग के लिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि एक गाय घास खा रही है और घास ग्रीन कलर की है, लॉन है, और बाद में उसने पूछा व्हाट विल बी द कंपैरेटिव डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ काउ एंड
दैट ग्रास। तो बेसिकली उसने एनिमल और प्लांट सेल में आपसे डिफरेंस पूछा था, लेकिन उसने स्टेटमेंट को इतना बना दिया कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि क्या बात क्या कहने जा रहा है, आप जाते जाते कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, एनिमल और प्लांट, इन 3 लेवल पर हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हाई स्कोरिंग जो हमारा टॉपिक रहा है वो रहा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी आम जिंदगी में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर क्वेश्चन आते हैं तो वो प्लांट्स पर आते हैं हमेशा। जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे, आपने देखा होगा प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़िएगा। पेटल का क्या काम है, कैलेक्स का क्या काम है, क्या वेक्टर्स के लिए कर रहे हैं फ्लावर्स, इसके ऊपर फोकस करिएगा। ह्यूमन बींग्स में आपको सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में आप डिटेल में ना पढ़े, काम बन जाएगा। छोटी छोटी बातें याद रखिए, स्पर्म प्रोसेस बनता है तो क्या बोलते हैं, ओवम बनता है तो क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी क्या है, ट्यूबेक्टोमी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है तो क्या बोलते हैं। इस तरीके की बेसिक चीजें आपको बायोलॉजी में पढ़नी है। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग, जो कि अवेयरनेस का एक टॉपिक भी है, ड्रग डेज सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है पार्ट हो सकता है क्वेश्चंस में, इसीलिए इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ रहा है वो है टिश्यू। टिश्यू में 2 तरीके की टिश्यू है, एनिमल और प्लांट टिश्यू। फिर से वही बात आ जाती है, एनिमल टिश्यू ट्रेंड में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पिछड़ जाएंगे। तो टिश्यू की नॉलेज जो है, सेलुलर डिवीजन के बाद जो हमारे पास पार्ट बना, सेलुलर कंपोजिशन के बाद, वो टिश्यू है। तो प्लांट टिश्यू में 2 तरीके के हैं, मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो डिवीजन करते हैं, इसमें बस कोई खास बात होती नहीं है बताने वाली। तो परमानेंट पे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों के ऊपर पढ़िएगा, क्योंकि प्लांट एडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में याद रखिएगा कि जाइलम जल को देता है और फ्लोएम फूड को। फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम, ऐसे याद रख सकते हैं। जाइलम और जल ये इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ये सिंपल टिश्यू होते हैं। इन तीनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, कोकोनट हस्क किससे बना हुआ है, हेम्प यानी कि जूट कौन से टिश्यू से बना होता है। ये मॉडिफिकेशन है। हस्क पानी में रहता है, हम हेम्प जो है पानी में रहता है, तो उसे तैरना होता है, इसीलिए उसमें मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये वही पार्ट जो है एक तरीके से कवर करता है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन जो हर बार CO-D ग्रुप एग्जामिनेशंस के साथ साथ TGT एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता गया है, चाहे वो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशंस हो या HTET एग्जामिनेशन हो, वो है मॉडिफिकेशंस। कौन सा पार्ट ईडेबल है? जैसे एप्पल देखने में फ्रूट लगता है लेकिन वो फ्रूट है नहीं, इट इज अ फॉल्स फ्रूट। उसका कौन सा पार्ट ईडेबल है? क्या वो सीड है, क्या वो स्टेम है, क्या वो रूट है? या कैरेट क्या है, स्टेम है या रूट है? अनियन क्या है, स्टेम है या रूट है? ये क्वेश्चन आपके हर बार एग्जामिनेशन में आज तक रहे हैं, तो होपफुली ये फिर से एग्जामिनेशन का पार्ट हो सकता है। तो ये पार्ट भी आपका सिंपली 7th 8th क्लास की बायोलॉजी से ही कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बात करें कि मुझे लीग से हट के तैयारी करनी है, मैं सब्जेक्ट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हूं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की कोई लेवल नहीं है भाई। हिंदी और इंग्लिश तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, आप फिर भी कहीं ना कहीं कमी महसूस करेंगे ही करेंगे। बेटर है आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करिए और उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लीजिए जिनको आप छोड़ रहे हैं। उसी में मैं आपको 2-3 टॉपिक बता रहा हूं बायोलॉजी के, जैसे हिस्टोन प्रोटीन। 2 क्वेश्चन यहां पर आते हैं। बीटी कॉटन, अमाइनो एसिड्स। आप विटामिन पढ़ते हैं, आप मिनरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन आज तक क्वेश्चन नहीं आया विटामिन और मिनरल्स पे। पिछले 4 साल का मैंने एनालिसिस आपको दिया है, एक भी क्वेश्चन विटामिन और मिनरल्स पे अब तक नहीं आया है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ये बच्चा पढ़ के आएगा, रट के आएगा। उसने क्वेश्चन उसी के कंपैरेटिव एक क्वेश्चन बनता है अमाइनो एसिड्स पे। 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। कौन बॉडी बनाएगी, कौन नहीं बनाएगी, कौन सा अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाएगा, कितने प्रोटीन के कोड बन सकते हैं, कौन सा स्टार्टर कोडोन है, कौन सा एंडिंग कोडोन है,
खत्म ये टॉपिक। ये 6 बातें अगर आपको पता है, बताने को मैं अभी भी बता सकता हूं ये, लेकिन हमारा फिलहाल कंटेक्स्ट जो है डिस्कशन का वो डिफरेंट है। ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले कंटेंट में, हर एक चीज डिस्कस होगी, लेकिन फिलहाल आप इसके ऊपर जरूर फोकस करिएगा। दूसरा, छोटी छोटी टर्म्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लूप ऑफ एनल जो कि पार्ट है किडनी का और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? डिजीज पे जब भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमेशा बेसिक डिजीज पर ही रहे हैं, कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डिजीज पर नहीं आए हैं। लेकिन आप 3 चीजों पर जरूर फोकस करिएगा, मलेरिया, डेंगू और वेक्टर्स। मींस कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं, उन्हें हम बेसिकली वेक्टर्स बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और एडवाइस करूंगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक कॉमन चैप्टर है 12th में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसको एक बार जरूर रिव्यू करिएगा। वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक जीके टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो वहां से जरूर बनेंगे। एनवायरमेंट में स्मोक और स्मोग पर हर बार क्वेश्चन आया है। इस बार स्मोक फैला हुआ है, दिवाली के आसपास पेपर है इसलिए क्वेश्चन आएगा नहीं, हर बार स्मोक और स्मोग पर क्वेश्चन रहा है स्टेट एग्जामिनेशंस में, तो प्लीज फोकस करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंटेंट ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री में आज तक किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देखा बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन क्या वो बहुत इजी हो गए हैं? और इजी नहीं है तो क्या एनसीईआरटी से आ रहे हैं? नहीं। और अगर एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो लेंथी आ रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं? इस बारे में हम अभी डिटेल में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस कंटेंट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, चलिए बात करते हैं कंटेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला टॉपिक जो कि 9th क्लास का पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 2 साल में तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार 3-3, 4-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। और खास बात सिर्फ एक ही टॉपिक है, सॉलिड लिक्विड गैस, उनकी प्रॉपर्टीज। पढ़ पढ़ के टाइम खराब मत करिएगा, सिंपल सी बात याद रखिएगा, आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन अट्रैक्टिव फोर्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखने वाली बात, क्या ये आपको टॉपिक नहीं आता? आपको ये टॉपिक जरूर आता होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जल्दबाजी में आप कई बार गलत क्लिक कर देते हैं, सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाती है। आप काइनेटिक एनर्जी समझ के स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स को क्लिक कर देते हैं, या स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स को समझ के अट्रैक्टिव फोर्सेज वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा हो सकता है आपको डिट्टो क्वेश्चन वैसा एग्जामिनेशन में मिल जाए। तो आप बस वहां पर छोटा सा चेंज होता है, स्पेस की बजाय काइनेटिक एनर्जी की बजाय अट्रैक्टिव फोर्स, तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है। इसलिए यहां पर एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम जनरेट होती है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन यहां पर रहेगा, ताकि आप स्टेटमेंट में उलझ के कोई गड़बड़ कर दें। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये भी आपका एक टॉपिक बन सकता है यहां पर डिस्कशन का। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आपको एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर, इम्प्योर, ये 6 डेफिनेशन क्लियर आनी चाहिए। बहुत बार लोगों को लगता है मुझे आती है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एलिमेंट, कंपाउंड, इम्प्योर और प्योर की डेफिनेशन को, कंसंट्रेशन और सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन को एक बार प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, इन्हीं पे क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरा, यहां पर एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में कोलॉइड्स के ऊपर, इस कोलॉइड वाली टेबल को भी ध्यान में रखिएगा। मुझे पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन लग रहा है कि इस बार इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। कोलॉइड के पार्टिकल साइज के ऊपर जरूर फोकस करिएगा। तो यहां से ये जो क्वेश्चन है यहां से जरूर बनता है। सेपरेशन टेक्निक पर ही आज तक क्वेश्चन आए हैं, एलिमेंट, कंपाउंड की डेफिनेशन और उनके रेशियोज पे ही क्वेश्चन आए हैं। बट मैं आपको फिर से एक बार एडवाइस करना चाहूंगा कि इस बार आप पार्टिकल साइज और कोलॉइड्स की टेबल पर भी जरूर फोकस करिएगा, सेपरेशन टेक्निक को तो जरूर ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा। क्लियर? कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री में बार बार रिपीट हो रही हैं, सिलेबस बड़ा नहीं हो रहा है, बेसिक टर्म्स हैं 9th 10th के सिलेबस की जो बार बार रिपीट हो रही हैं, आपको इन पे फोकस
करना है। और ये टर्म्स हैं, इसका आप बेशक अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक आपके पास हम पीडीएफ शेयर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप हमें डायरेक्ट मेल करते हैं padhakubacha@gmail.com पर, तो हम आपको एक कंप्लीट एनालिसिस पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इन टर्म्स की डेफिनेशंस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। थर्माइट रिएक्शन, बेसिक आइडिया दूं तो वेल्डिंग जो करते हैं वो थर्माइट रिएक्शन है। स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, जब किसी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो रोस्टिंग, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं कैल्सिनेशन। और क्या है, मिनरल क्या है, जिंक और आयरन का और कौन होता है, एल्यूमिनियम का और कौन है, स्लैग क्या है, फ्लक्स, गैंग, डीनेचर्ड अल्कोहल, एक ऐसा अल्कोहल जो पिया ना जा सके, रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% अल्कोहल, पावर अल्कोहल, अगर आप पेट्रोल में अल्कोहल को मिक्स करते हैं। इस तरीके की जो डेफिनेशंस हैं, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इस पर क्वेश्चन रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, तो इन डेफिनेशंस को एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। मोल कंसेप्ट पहले 2 साल इंपॉर्टेंट नहीं रहा, 18 और 20 का अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट बन रहे थे। अब मोल कंसेप्ट पर क्वेश्चन 100% आ रहा है। 2 क्वेश्चन बेशक आ जाए, वरना मोल कंसेप्ट पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहां से बन ही रहा है। तो मोल कंसेप्ट की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सोप डिटेल में पढ़िएगा, सोप को बहुत डिटेल में पढ़िएगा, कैसे बनता है, क्या पोलर हेड है, क्या मिसल का मीनिंग होता है, कैसे क्लीनाइजिंग एक्शन है, कैसे हानिकारक होता है, क्या डिसइंफेक्शन डिटर्जेंट बनाने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, हर एक चीज आपको डिटेल में पढ़नी है। इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो हम बनाने वाले हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर रहने वाला है। बेसिक फूड टेस्ट, आयोडीन टेस्ट हो गया, बायूरेट टेस्ट हो गया, यानी कि फूड के अंदर जो आप खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, ये आप चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं। वो बेसिक टेस्ट आपको पता होना चाहिए, ये आपकी जर्नल अवेयरनेस है, जर्नल लाइफ साइकिल है। दूसरा, अभी हमने बात भी की थी इस चीज के बारे में कि स्मोक और स्मोक पर हमेशा क्वेश्चन रहा ही रहा है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहे हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस और रहे हैं कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल होती है, आपका ब्लड कोएगुलेट हो रहा है तो कौन सी मेटल होती है, आयंस कैसे आपके ब्लड को कोएगुलेट करते हैं, WBC क्या है, RBC क्या है, कौन ऑक्सीजन कैरी करता है, ये छोटी छोटी चीजें, मायोग्लोबिन प्रोटीन कहाँ है, ये छोटी छोटी बातें हमारी बॉडी से रिलेटेड केमिस्ट्री का पार्ट बनती हैं, जो बायो और केमिस्ट्री दोनों पोर्शंस को कवर करती हैं और सब्जेक्ट के एम्बिग्यूटी को भी कम कर देती हैं। द डिफिकल्ट वन, अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक डिफिकल्ट रहे हैं तो क्या हम वो कवर कर भी पाएंगे या नहीं, तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं। ये जो टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं, इसमें जो बातें मैंने लिखी हुई है सिर्फ इनको पढ़ लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आया इन टॉपिक्स में तो मैं गारंटी देता हूं कि यहीं से आएगा। देखिए 100% श्योरिटी तो कोई है नहीं कि मैंने एग्जामिनेशन खुद सेट किया है, लेकिन मैं एक आपको एनालिसिस रिपोर्ट दे रहा हूं जो कि ओवर द ईयर सही जा रही है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए सही भी गई है जिनका क्वालिफाई हो गया है। तो मैं उनके एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, उनसे बात करवा सकता हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि फिलहाल इन टॉपिक्स को समझिए। MOT पर क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे क्वेश्चन है और थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन, इसको एक्सप्लेन करिएगा कि कब फिजिबल होती है। सबको पता है डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन होगी, पॉजिटिव होती है तो नहीं होगी, लेकिन डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, डेल्टा H की क्या वैल्यू हो, डेल्टा S की क्या वैल्यू हो, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपने जो केमिस्ट्री वाले को बेनिफिट मिल रहा था आपसे आगे निकलने का, वो एक तरीके से आपने ओवरकम कर दिया है। क्लियर? MOT और बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री वाले को फिर से वही ड्रामा है जो फील करवाता है दैट यस आई एम गेटिंग बेनिफिट हियर, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट, ओनली आई कैन सॉल्व दिस। और ये बायो स्टूडेंट्स को या फिजिक्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डीमोटिवेट कर सकता है, बट ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होने वाले, मैं फिर से आपको कह रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये है हमारा 10th क्लास का 3rd चैप्टर, मेटल नॉन मेटल के नाम से चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट के नाम से। इसमें 2 टॉपिक हैं, एक तो है सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज, कौन सा सॉल्ट है, कैसे यूज होता है, कैसे बनता है। इसमें 4-5 सॉल्ट है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
कॉमन सॉल्ट, इनके यूजेस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट यूजेस, और बनाने की प्रोसेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, किसमें कितना वाटर होता है, जिंक सल्फेट में कितना है, कॉपर सल्फेट में कितना है, आयरन सल्फेट में कितना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं 5, 7, हाफ, 1.5, इस तरीके की जो आपको चीजें हैं वो याद रखनी है। आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी है NaCl वाटर और इसकी, ये समझने वाली चीज है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, इसमें ऐसा नहीं है कि रटने वाली है। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, और अगर आपने वो आधे घंटे की वीडियो देख ली तो ये क्वेश्चन अटकेगा नहीं, इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन आपका रिएक्शन का अटकेगा नहीं। तो प्लीज यहां पर अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि एक बार ये चीज जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर से। दूसरा यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है पीएच पर क्वेश्चन, पीएच स्केल पे क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं। पिछले 4 साल में अगर बात करें तो पीएच पे बहुत कोई हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन एक नॉर्मल एडवाइस है कि पीएच जनरल लाइफ में यूज होने वाला एक स्केल है, इसीलिए पीएच स्केल के बारे में एक बार थोड़ा सा रिव्यू जरूर लीजिएगा। ये चैप्टर हम एडवाइस कर चुके हैं आपको, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके अलावा ये बेसिक मॉडल है रदरफोर्ड बोहर मॉडल, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है 9th क्लास से ही, और इनके स्टेटमेंट्स को एक बार फोकस कर लीजिएगा। एक हमारे पास जो टॉपिक रहा है वो रहा है कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। तो आपको पीरियोडिक टेबल में से वो कोई एलिमेंट देता है और पूछता है कि उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताइए। वैसे तो ये ओवर द इयर्स क्वेश्चंस आता रहा है, लेकिन इस बार ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर इंक्लूड होने की वजह से अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप किसी भी तरीके का डाउट राइज नहीं कर पाएंगे कि आप ये कह दें कि जो 10th क्लास का 5th चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो तो आपने HTET से भी हटा दिया है, बोर्ड एग्जामिनेशन से भी हटा दिया है, तो मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं है, तो आपने क्वेश्चंस क्यों डाल दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल नॉन मेटल इस क्वेश्चन को कवर कर सकता है। तो किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर निकालना आपको जरूर आना चाहिए, खासकर फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हमारे पास एक बेसिक एनालिसिस रिपोर्ट है हमारी केमिस्ट्री की। हमने 2 सब्जेक्ट्स को यहां पर कवर कर दिया है कि कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री ने ओवर द इयर्स सिलेबस को कवर किया है, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर नहीं आए हैं तो कहां से क्वेश्चंस आए हैं, क्या पूरा एनसीईआरटी से काम चल सकता है। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये जरूर याद रखेगा, द बेस्ट वन। आपको एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देयर इज अ बुक दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आप ये 9th 10th की बुक साइंस की कवर करते हैं तो आपका मैक्सिमम डिफिकल्ट पार्ट जो है आपका, अगर सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है, आप बायो के हैं तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, केमिस्ट्री के हैं तो आपकी बायो और फिजिक्स कवर हो जाएगी। तो आपको एग्जाम्पलर पे फोकस करना है, ये मस्ट रीड बुक है आपकी, दैट इज योर मस्ट रीड बुक। तो प्लीज इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसकी स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखिएगा, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएंगी आपके एग्जामिनेशन में। तो ये जरूर फोकस करिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम बात करें, दैट इज फिजिक्स के बारे में अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि काफी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक पोर्शन रहा है अब तक, और जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के स्टूडेंट्स ने माइंड सेटअप छोड़ दिया कि वो टीजीटी साइंस की बजाय मैथ्स में अपीयर होना की कोशिश कर रहे हैं, या बेनिफिशियल समझते हैं कि शायद वो रहेगा। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ही कवर क्लियर कर दिया है कि जहां पर साइंस की सिर्फ 1500 पोस्ट पर 6000 बच्चे हैं, वहीं मैथ की 93 पोस्ट पर 11500 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैथ्स में कितना कंपटीशन है। तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर आप चांस ले रहे हैं कि आपको जॉब मिले, जल्दी जॉब मिले, और अगर आप वैकेंसी डिटेल्स भी देखेंगे हरियाणा गवर्नमेंट साइंस पे, तो टीजीटी साइंस की काफ़ी पोस्ट अभी भी वेकेंट है। ज़्यादातर पीजीटी में प्रमोट हो गए हैं या पीजीटी में शिफ्ट हो गए थे 2012 वाली वैकेंसीज के बाद। तो इसीलिए आपके लिए टीजीटी साइंस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर जॉब पर्सपेक्टिव को लेकर। तो चलिए बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कि कहां से क्वेश्चंस आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहा है वो रहा है लाइट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यहां से 2 क्वेश्चन ना आए हो।
और लाइट में भी रिफ्लेक्शन पर बहुत कम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पे चाहे तो एप्लीकेशन पे हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हैं। रिफ्लेक्शन पर रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़िएगा, छोटा सा टॉपिक है, पढ़िएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन पर खास फोकस रहना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पर रहे हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के जरूर एक बार ट्राई करिएगा। दूसरा जो इजी पोर्शन रहा है, जो मीडियम पोर्शन को भी कवर कर लेता है, वो है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ग्रेविटेशन से क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं कि अर्थ की रेडियस को कम कर दें तो क्या चेंज होगा, रेडियस को डबल कर दें तो क्या चेंज होगा, 1/6 कर दें तो क्या चेंज होगा, अर्थ से 10 कदम ऊपर उठ गया तो क्या चेंज होगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, हाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी गई है। दूसरा मोशन एंड काइनेटिक्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रिलेशनशिप पे पॉइंट्स रहे हैं, आपके कुछ एक पॉइंट्स आपके यहां पर रहे हैं। 2018-20 में ये हालांकि ज़्यादा कवरेज दे रहा था, बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप, क्योंकि 9th और 11th दोनों में ही मोशन चैप्टर है और दोनों में ही ये कवरिंग अच्छी रखता है, तो एक बार मोशन को आप प्लीज़ 11th से थोड़ा सा रिव्यू जरूर करिएगा, ये एक एडवाइस रहेगी। 10th क्लास में एक चैप्टर है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ से आप पावर और हीटिंग इफेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर एक बार नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके जो अप्लायंसेस हैं उनसे जुड़े हुई बातें यहाँ पर हैं, किस तरीके से किन प्रिंसिपल्स पर प्रेस गीजर से सब काम कर रहे हैं, इसीलिए ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे हमेशा क्वेश्चन रहा है कि कैसे फ्रीक्वेंसी जो है साउंड वेव्स की कम होगी, ज्यादा होगी, मिक्सिंग हो गई तो क्या होगी, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, ये भी आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बायो स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस कर रहा हूं, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूं, भागे ना ये चीज देख के, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप सिंपली एक फॉर्मूला शीट ये हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी है और ये ऑन डिमांड आपको मेल की जा सकती है। एक फॉर्मूला शीट है, उसमें मैक्सिमम 25 फॉर्मूलाज हैं, अगर आपने ये याद किए हुए हैं तो सिंपली वैल्यू पुट करके प्लस माइनस करना है, भाई क्वेश्चन हो जाएगा। डरिए मत, भागिए मत चीजों से, भागने से कभी कोई चीज सॉल्व ना हुई है ना होगी, तो आपको ये चीज कवर करनी है, ये आपको जॉब देगी जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वरना उस स्ट्रगल को याद करिए जो इसके बाद करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस फॉर्मूला शीट को एक बार जरूर रिव्यू करिएगा। रिपीटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं, हर बार न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और फिर से वही बात, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है फिर से वही फॉर्मूला बेस्ड। रिंग के किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर, सोलेनोइड, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और ये एक दो थोड़ा डिफिकल्ट मान के चल सकते हैं कि आप 9th-10th का ये एग्जाम्पलर लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कंटेंट में 4 बुक अभी बताने वाला हूं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपके हाई लेवल के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाई लेवल नहीं है, एक्चुअली ड्रिफ्टिंग है क्वेश्चंस की, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पूछे गए हैं। तो एक बार प्लीज उसके लिए 2 मिनट और आप वेट करिएगा। ट्रेंडिंग जो टॉपिक हैं फिलहाल ओवर द ईयर्स हमने अब एनालिसिस जो किया है, तो उस एनालिसिस का हमें ये फायदा हो रहा है कि हमें ये पता लग गया है कि हमारे पास फिलहाल ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से चल रहे हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक जो हमारे पास 9th-10th के रहे हैं वो रहे हैं मोशन। इसमें ग्राफ्स के बारे में देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये आपकी, और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये 9th क्लास के चैप्टर में है, 9th क्लास की फिजिक्स में है। इस चैप्टर के ऊपर मैं एडवाइस करूंगा आप स्पेशल फोकस करिएगा। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और जो डिफिकल्ट टॉपिक रहे हैं वो रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन, ये 2021-22 में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि हीटिंग इफेक्ट से कैसे लीनियर एक्सपेंशन होता है। इसके अलावा LCR सर्किट हालांकि पार्ट नहीं रहा है, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग पर भी क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट ईयर्स में। तो आप किसी नॉर्मल अपने सराउंडिंग में अगर कोई फिजिक्स कैंडिडेट है या हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन जब टॉपिक से क्वेश्चन आना है तो पढ़ने में, फोकस करने में कोई दूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रिकियर टॉपिक्स रहे हैं
जिनसे एग्जामिनर ने उलझाने की कोशिश की है वो डिफिकल्ट नहीं रहे हैं, ट्रिकियर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करके उन्हें बनाने की कोशिश की गई है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसकी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखेंगे, हम बात करेंगे उसके बारे में तो सारी बातें बन जाएंगी। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। फिर से लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से सम अप करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार एडवाइस कर रहा हूं, फॉर्मूला शीट फिजिक्स के लिए जरूर पढ़िएगा, फिजिक्स से भागिए मत। यही वो टॉपिक है, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको क्लियर करके देगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनरल और विटामिन पे आज तक नहीं है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसे इस बार थोड़ा सा फोकस में रखें कि कौन सा विटामिन किस, उसकी कमी से क्या डिजीज होती है, कौन सा विटामिन क्या यूज में आता है, इस तरीके की चीजों को एक बार जरूर कवर करिएगा। रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आपके पास कंटेंट बहुत है, आप ऑलरेडी मास्टर डिग्री कर चुके होंगे या बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं, तो 9th 10th 11th 12th का कंटेंट आपको आता है। प्रॉब्लम है उस कंटेंट को हैंडी होने में, उससे डर के ना भागने में। आप भाग रहे हैं, आपने माइंड सेट बना लिया कि मैं फिजिक्स का हूं तो बायो नहीं होगी, मैं बायो का हूं तो फिजिक्स नहीं होगी। वो माइंड सेट ही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसीलिए आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर ये जरूर पढ़ें। और अगर आपको फिर भी लगे कि आप कम पढ़ पा रहे हैं, मार्केट में 1000 बुक्स हैं, सबके अंदर रद्दी कंटेंट है। सबको तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि 80% कॉपी पेस्ट किया हुआ कंटेंट है। मैं आपको एक ऐसा कंटेंट बता रहा हूं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और ये है आपके एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आप अगर कर देते हैं तो ये आपको गारंटीड सक्सेस देगा। मैंने आपको वो चीज बता दी है जो शायद एक टीचर ना बताना चाह रहा हो, क्योंकि उसका कंटेंट खत्म हो जाएगा। वो बेचेगा क्या यूट्यूब पर या ऑफलाइन क्लास में। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये खुद भी कर सकते हैं तो करिए। आप एग्जाम्पलर और एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करिए, बार बार थ्योरी ना पढ़िए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ, टीजीटी साइंस एचटेट क्वालिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है और आसानी से फ्यूचर सिक्योरिंग ऑप्शन भी है। तो अभी भी अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 10 नवंबर लास्ट डेट है। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप फॉर्म अप्लाई करिए और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए लग जाइए। इन फ्यूचर कोई भी हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, उसके लिए जुड़े रहिए। प्लीज डू लाइक शेयर आवर चैनल पढ़ाकू बच्चा।